कई महीनों से काफी माइक से कोई आवाज आ रही है सर, बहुत इरिटेड है, आवाज बहुत आ रही है। आप सर हटा दीजिए। आवाज ब्रेक हो रही है आवाज। अरे आप कान वाला हटा दीजिए ना, जल्दी, प्रॉब्लम है तो। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है और वीडियो कट हो रहा है। मुझे लग रहा है ना कि हाँ, जितेंद्र सर और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा समस्या रही। आप शुरू कीजिए हाँ, पाटिल सर। वो आवाज आ रहा है जो शायद। आप शुरू कीजिए। ठीक है। नमस्कार। स्वतंत्र दिन के अमृत महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व हिंदी संगठन और लोकबात चैनल आए दिन आपको एक बड़े बड़े साहित्यिकों को, विचारकों को और कवियों को आपके सामने ला रहा है, आपसे रूबरू करवा रहा है, और इससे हमें आपका बहुत प्यार मिल रहा है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत वंदन। मित्रों, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष आज हुए हैं। इन विगत 75 वर्षों में अगर पीछे मुड़कर हमने देखा तो हमारे देश में हमने कई ऐसी विभूतियों को खोया है और साथ ही साथ हम ऐसे शख्सियत को आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कि बीते 75 वर्षों में अगर आपने देखा कि नारी विमर्श हमारे देश में बहुत जोरदार से हुआ, दलित विमर्श हुआ, आदिवासी विमर्श हुआ, किसान विमर्श हुआ, बाल विमर्श हुआ, और ना जाने कितने कितने विमर्श हमारे यहाँ हुए। मतलब जो हाशिए पे पड़े हुए विषय थे, उन विषयों को एक मेन स्ट्रेंथ में लाकर हमारे हिंदी साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया। उसी के साथ साथ किन्नर विमर्श एक ऐसा विमर्श था कि जो समाज से हमेशा अछूता रहा, या यूं कहे कि समाज ने ही किन्नरों को अपने समाज से दूर कर दिया था। इंसान होने के बाद भी इंसान कहने के लायक जो है उन्हें नहीं छोड़ा था, उन्हें एक तरह से अलग थलग कर दिया था। और उसका जब विमर्श हमारे हिंदी साहित्य में शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति का उद्भव हुआ। मित्रों, अगर आपने देखा होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जब दुख देखा, जब उन्होंने बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा और मृत्यु देखी, तो वे उन देखकर जंगल में चले गए और उन्होंने क्या किया, वहां जाकर उन्होंने इन प्रश्नों को खोजा और मनुष्य का उद्धार किया। परंतु आपने अगर देखा हजारों वर्षों के हमारी परंपरा में, तो हजारों वर्षों पूर्व से जो किन्नरों की जो परंपरा रही है, उन किन्नरों को न्याय देने के लिए कोई बुद्ध आगे नहीं आया, कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा गया तब यह अवश्य कहा गया कि मैं भारतीय, लेकिन मैं भारतीय के बीच मैं पुरुष और मैं स्त्री, ऐसा ही हमने आधारभूत धर लिया। हमने कभी भी मैं किन्नर ऐसी इस विषय को हमने कभी नहीं छुआ। और ये जो पीड़ा थी, ये पीड़ा लगातार चलती रही। और फिर लक्ष्मी त्रिपाठी और इन जैसे लोग जो है, वो लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 15 अप्रैल 2014 को किन्नरों को संवैधानिक आधार मिला। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि 2014 में उन्हें अधिकार दिया हो, फिर भी 5 साल बाद 5 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया गया, और उसके बाद ही किन्नर समाज सही अर्थ में संविधान के दायरे में आया और हमारे मानवीय भारतीय समाज में उनका एक स्थान जो है वह थर्ड जेंडर के रूप में अधोरेखित हुआ। और उन किन्नरों ने फिर आगे आकर अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की। अगर वैसे देखा जाए तो इन्हें गिने 2 ही वर्ष सही अर्थ में हुए हैं किन्नरों को संवैधानिक आधार देने के लिए। लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास से अगर हम देखें, फिर हम लोग शिखंडी से लेकर बृहन्नड़ा से लेकर फिर मुगल काल में अगर आपने देखा होगा, किन्नरों का एक बहुत सम्मान ऐसा हमारे देश में किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेज आने के बाद किन्नरों की अवस्था हमारे देश में नैतिकता के आधार पर अलग थलग कर दी गया। उन्हें लैंगिकता के आधार पर उनका जीवन जो है वह एक तरह से उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया गया।
और ये सारा इतिहास जो है आपने सबने पढ़ा है, आपने देखा है, आपने सुना है मित्रों। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि हमारे 75 वर्ष के इस इतिहास में भी हम किन्नरों को न्याय नहीं दे पाए हैं, हम सिर्फ किताबें लिखकर या उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करके हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? उन किन्नरों से मिलकर उनकी वेदनाएं, उनका जीवन और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो अड़चने हैं, उनके उनके विषय में हमें जान लेना चाहिए। और एक सभ्य समाज को यह करना, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। और यही सोचकर विश्व हिंदी संगठन और लोकबात चैनल ने एक ऐसी शख्सियत आपके सामने आज हम लेकर आए हैं कि जिन्होंने विगत 14 वर्ष पूर्व, जब किन्नरों के लिए कोई अच्छा स्थान समाज में नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इन्हें गिने 2 ही साल हुए हैं संवैधानिक आधार मिले हुए, लेकिन जिस शख्सियत को हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो शख्सियत के मैं बार बार उनको सलाम करता हूं। मैंने उनके विषय में जब जब सुना, जब जब पढ़ा, जब जब मैंने उनको देखा, मैं हृदय से गदगद हो गया कि एक ऐसी शख्सियत मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। निश्चित वो गौरी सावंत इतनी बड़ी नहीं है, निश्चित वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वो उनसे कम भी नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत मैं आपके सामने अब ला रहा हूं कि जिन्होंने 14 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति से शादी की और अपनी कि स्त्री पुरुष के शादी जब होती है, वो भी शादी आज 14 वर्ष तक ना जाने कितनी कितनी प्रॉब्लमें अड़चने आती है, लेकिन इन्होंने किस तरह से उसे सहा होगा, इसके विषय में जानकारी हासिल करने के लिए हम उन्हें लेकर आए हैं। हम उनकी, उनके समाज की और उनकी सारी जो परिस्थितियां हैं उनको हम जानना चाहते हैं, और इसीलिए आपके सामने हम लाए हैं सम्माननीय आदरणीय संचिता पाटिल जी। संचिता पाटिल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सबको। स्वतंत्र दिन की सबको पहले शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संचिता पाटिल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं दोस्तों, फिर हम अपने साक्षात्कार की ओर चलेंगे। संचिता पाटिल जो है, यह घोड़ नदी शिरूर पुणे के पास ये उनका जन्म हुआ है। 1984 में 15 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ। मैं अब तारीख आपको गिनवा रहा था कि 15 अप्रैल 2014 के दिन ही संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, किन्नरों को स्थान दिया था। और उसी पावन दिवस 15 अप्रैल के दिन संचिता जी का जन्म जो है जो हुआ है। इनका जन्म नाम संदीप गिरे था। इन्होंने बीए जो है पुणे विश्वविद्यालय से मानस शास्त्र में उन्होंने किया है। इनको काफी पुरस्कार मिले हुए दोस्तों, जैसे महात्मा फुले मंडई प्रतिष्ठान पुणे की तरफ से उन्हें पुरस्कारित किया गया है। फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिरूर, इनके तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। फिर रुग्ण हक परिषद महाराष्ट्र प्रदेश पुणे, इनके तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद आदिशक्ति महिला मंडल शिरूर पुणे, इनके ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। फिर उन्हें आदर्श महिला पुरस्कार, यह भी आदिशक्ति महिला मंडल की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ युवा स्पंदन के तरफ से आउटस्टैंडिंग वुमन अवार्ड जो है, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है, वैश्विक महिला दिवस पर संचिता जी को यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ कई सामाजिक संस्था, कॉलेज, महाविद्यालयों में प्रमुख अतिथि के तौर पर मैडम जी जाती रही है, और उन्होंने वहां पर अपने मंतव्यों से अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को इस तरह का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं के साथ साथ जो एक मराठी सिनेमा था कोती नाम का, इसके निर्माण के लिए उन्होंने विशेष सहकार्य जो है वो उन्होंने किया था। 2014 में हवेली मतदाता संघ से विधायक के लिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अनाथाश्रम के बच्चों के लिए वो अक्सर सहायता करती रहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे जैसे महामानवों की जन्म जयंती तथा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो हमेशा सहभागी होती है। श्री स्वामी समर्थ जी की वो बहुत अनन्य भक्त है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन पर इतना अन्याय धार्मिक और सामाजिक होने के बावजूद वो अपने धर्म और अपने ईश्वर से नहीं ढली है। उन्हीं के साथ जो उन्होंने जिस व्यक्ति से शादी की, वो मेरे परम मित्र है श्री जितेंद्र विठल पाटिल। नमस्कार जितेंद्र सर। तो ये जो जितेंद्र पाटिल है, ये हमारे खानदेश के है। मुक्काम पोस्ट वड़जी करके यहाँ जलगांव जिले में एक छोटा सा गांव है, तहसील है बड़गांव, वहां के ये है।
इन्होंने 12वीं के बाद ITI किया है, फिर वर्लपूल, एंटेक, हेयर, अपोलो जैसे कई कंपनियों में इन्होंने काम किया है और फिलहाल वो आयुष हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस तरह के आप देखेंगे कि एक अद्भुत ऐसे व्यक्तित्व जो है वो मैं आपके सामने लाया हूं और मैं चाहता हूं कि अब हम उनसे बात करेंगे। इसके पूर्व मैं सभी पाठकों को, श्रोताओं को ये बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, प्रश्न लिख सकते हैं। जब बारी बारी से जब आपके जो प्रश्न है वो हम संचिता जी से और जितेंद्र पाटिल जी से पूछने का प्रयास करेंगे। आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संचिता जी, आपको बहुत बहुत वंदन और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इतना बड़ा मुहूर्त है आज और उस मुहूर्त पर आप हमारी मेहमान है। हम अपने आप को बहुत सद्गतित समझ रहे हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि आपने हमें समय दिया। संचिता जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शुरू में तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जन्म के विषय में, अपने माँ बाप के विषय में, अपने परिवार के विषय में छोटी सी जानकारी हमें दें। नमस्ते सबको, श्री स्वामी समर्थ। अ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबको सबसे पहले भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्र दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अमृत महोत्सव का अमृत वर्ष है और आपने इतने बड़े स्टेज पे मुझको चूज किया और मुझको जानने की कोशिश की, इसलिए आप सबका धन्यवाद। और जितने भी श्रोता है सबको मेरा शतशः नमन है। और मेरा जन्म 14 अप्रैल 1984 में शिरूर, घोड़ नदी, पुणे में हुआ। और मैं बहुत एक गरीब घराने की हूँ, जहाँ ना माता पिता की छत्र छाया थी, ना कुछ था। और जब मैं ऐसे हालत में पैदा हुई जैसे मानो जैसे फुटपाथ पे कोई जन्म लेता है, ऐसा मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो आपके जो माता पिता, जो छत्र छाया जो थी आपकी, वो का मतलब आपके माँ बाप ने कब तक आप अपने माँ बाप के पास रही, या फिर कब आपको इस समाज में जाने का मौका मिला? मैं जब 1.5 साल की थी और मेरे पिताजी जो दिलीप गिरे हैं, जी। वो दारू के व्यसन में सबसे ज्यादा थे। दारू और ड्रिंक करना, मार मारपीट करना। माँ को भी मारपीट करते थे, हमको भी मारपीट करते थे। 1.5 साल की जी जब थी मैं, तो मुझको ऐसे कान, दोनों कान पकड़ के ऐसे खींच के उठाते थे। जब से मेरे कान भी बड़े हो गए हैं पूरे शायद कान का आकार भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इस अड़चन की वजह से मुझको मेरे मामा के यहाँ रखा गया था। और सबको तो मालूम है, मामा तो मामा रहते हैं। तो फिर उनके हाथ के नीचे बड़ा होना, फिर उन्होंने स्कूल में जब भेजा, तो ऐसा ही साल में सिर्फ एक ही ड्रेस मिलता था, कपड़ा मिलता था, जो सिर्फ स्कूल का था। किधर कौन से फंक्शन में भी जाओ, किधर भी जाओ, कौन सी यात्रा में जाओ, किधर भी शादी ब्याह किधर भी गए, तो सिर्फ वही एक ही ड्रेस पहन के जाना पड़ता था। और अगर किधर पैंट फटी, स्कूल की पैंट फटी, तो उसको हाथ से सिला के फिर वो पहनने का। एक साल में सिर्फ एक ही ड्रेस पहनने का था, एक ही जोड़ी थी। और मेरी शिक्षा का अगर जानना चाहोगे, तो पहली से लेकर 10वीं तक मेरा स्कूल पूरा शिरूर में ही हुआ। और जब तक 10वीं तक जाने तक मुझको मेरे पैर में चप्पल नहीं मिली थी। मुझको याद है कि जब मैं 2000 2000 साल में 2000 जब लगा था, तब मैं 11वीं में थी, 11वीं में गई थी। जब पहले मुझको एक जोड़ी मिली थी जो स्लीपर थी, बहुत बड़ी भी चप्पल नहीं थी, वो भी लोकल मार्केट से मुझको मालूम है
₹55 में खरीदी थी सिर्फ वो, और वो पहन के मैं कॉलेज जाती थी। और साइकोलॉजी स्पेशल लेके मैं कॉलेज 11वीं से कॉलेज चालू किया। चालू करने के बाद सिर्फ मुझको 12वीं का 2 साल पूरे लॉस गए मेरे। ₹270 के लिए, ₹270 फीस भरने के लिए मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मुझको कॉलेज वो टाइम पे छोड़ना पड़ा था। ओ, और बाकी तो आगे आप जैसे पूछोगे वैसे बताते ही चलेंगे। जी जी। संचिता जी, अक्सर ये कहते हैं कि लड़कियां या लड़के जो भी है, एक 12 वर्ष या 14 वर्ष के जब हमारी उम्र होती है, तो हमारे लैंगिक बदलाव जो है वो हमें पता चलते हैं। तो आपको तो एक लड़के के रूप में ट्रीट किया गया, आपको एक लड़का ही समझा गया, और आपको स्कूल में जब भर्ती किया गया तो आपको लड़के के रूप में ही आप भर्ती हुए। तो हम, हमारे श्रोता और हम ये जानना चाहेंगे, तो क्या आपने जो बीए किया वो आपने संदीप गिरे नाम से ही किया, या फिर आपका ये बदलाव कब हुआ? मैं पहले बार ये बताना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ 12वीं तक ही मेरा स्कूल हुआ है। मुझको बीए करना था, मुझको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था मुझको, लेकिन ये जो ₹270 बीच में आए थे उसकी वजह से मुझको मेरा स्कूल छोड़ना पड़ा था, कॉलेज छोड़ना पड़ा था। सिर्फ 12वीं तक ही मेरा पढ़ाई हुआ था। मुझको बहुत बड़ा जैसे क्लास 1 अधिकारी, जैसे कलेक्टर या ऐसे बहुत बड़े स्टेज पे जाना था मुझको, यूपीएससी एमपीएससी करके। तो आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की वजह से मुझको आगे का मेरा शिक्षा नहीं पूरी करने बहुत अड़चन आई थी। जी और बचपन से जब ऐसा समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा, 5 6 7 साल के बाद, कि लड़कियों में बैठना, लड़कियों जैसे सजना संवरना, और ये बदलाव, मेरा बदलाव पूरे परिवार को दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। जैसे चिढ़ाना, अड़ाना, मारपीट करना, ऐसा मेरे साथ हो रहा था जब। और हर एक माँ के पेट से पैदा होने वाला हर एक बच्चा, अगर लड़की या लड़का बन के ही नहीं पैदा होता है, जब लिंग निश्चिति नहीं होती है, जब कि पैदा होने वाली लड़की लड़की ही रहती है ऐसा नहीं है, पैदा होने वाला लड़का लड़का ही रहता है ऐसा कुछ नहीं है। जब किशोरावस्था में जब जाते हैं 12 13 साल के बाद, जब अपना खुद को लिंग निश्चिति करनी पड़ती है, जब समझ में आ रहा था कि नहीं, अरे मैं कुछ तो भी अलग हूँ, कुछ तो भी मैं अलग हूँ, कुछ तो भी मेरे में अलग अलग दिख रहा है। तो मैं जब 10वीं में, 8वीं 10वीं में थी, तब जैसे लड़के लोग लड़कियां मुझको चिढ़ाने अड़ाने लगे थे, तो ऐसा बदलाव हो रहे थे। लड़कियों में बैठना, उठना, उनके ही तरह सजना संवरना, उनके उनमें ही बैठना, जैसे बर्तन बर्तन खेलना, संसार संसार खेलना, ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, ना गिल्ली डंडा खेली, ना कुछ ऐसे लड़कों वाले कौन से भी खेल मुझको पसंद नहीं आ रहे थे, कौन से नहीं आ रहे थे। जैसे लड़की, एक लड़के को लड़की पसंद आती है, वैसे मुझको सिर्फ लड़का ही पसंद आता था। अरे कितना अच्छा है, अगर ये मेरे जिंदगी में आया तो कितना अच्छा होगा, मैं भी संसार कर सकती हूँ, मैं भी ऐसा ये सब बातें आ रही थी बीच में। तो जी ऐसा बचपन था। और जब मैं 12 13 साल की हुई, तो पूरा ऐसा दिमाग में आ रहा था कि नहीं, अपन कुछ तो भी अलग है, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे। जी जी, बिल्कुल 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 मैम। क्योंकि शरीर जो है ना, जब मनुष्य जन्म लेता है तो डॉक्टर बता देते कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन वस्तुतः वो भी सच नहीं होता। वो वस्तुतः 12 वर्ष के बाद ही, जब लड़का या लड़की स्वयं तय कर ले कि मैं कौन हूँ, तभी वो सही अर्थ में उसकी लैंगिक निश्चितता जिसे हम कहेंगे, वो तभी की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल आप सही कह रही है कि विज्ञान में इस तरह की चीजें होती रहती है, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुराने नहीं। काल से है।
लेकिन संजीता जी, ये जो अनुभव था, आप तो बहुत प्यारी, अब आपकी हंसी इतनी सुंदर है और आप भी इतनी सुंदर हो, तो आपकी हंसी से मुझे लग रहा है कि आपको समाज से कोई द्वेष नहीं है, आपको कोई क्रोध नहीं है। आपको लोग बच्चे चिढ़ाते होंगे या वो तब मारपीट भी होती होंगी, आप इतना हंस हंस के उन सारी चीजों को इंजॉय कर रही है। आपको सही में वंदन है। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि वो गाली दे दे के लोगों कहते कि इन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आपके चेहरे से या आपकी भावनाओं में मुझे कहीं नफरत समाज के प्रति नहीं दिख रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग जब आपसे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, या आप भी अपने आप में चेंजेस आप खुद अनुभूत कर रही थी, तब आपको क्या लग रहा था कि समाज आपको किस दृष्टि से देख रहा है, या आपको क्या लग रहा था कि समाज में मेरी अस्मिता क्या होगी, या मेरे विषय में लोग अब क्या कहेंगे? ऐसा कुछ तो मन में कुछ घालमेल होता होगा उस समय। ऐसी घालमेल चल रही थी तो जरूर थी कि अरे मेरे आइडेंटिटी अब मैं कैसे बताऊं समाज में, कैसे। सबसे पहले सबसे पहले जो आड़ आया वो था परिवार, सबसे पहले। जबकि मैं मामा के यहाँ पली बड़ी हूँ, तो माँ का भी ज्यादा प्यार नहीं मिला सिर्फ बचपन में। तो ऐसा फेस करना तो है, अपने फेस तो करना है। जब मैं ऐसी हूँ, जब घर में थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि नहीं, ये संदीप है, ये कुछ तो भी अलग है। फिर आया इज्जत का सवाल। सबसे पहले सबसे पहले आता है इज्जत का सवाल कि अगर इसको कौन से शादी ब्याह में कैसे ले जा सकते हैं। अगर लेना भी लेके भी जाएंगे तो इसको पैंट शर्ट और टोपी पहनाएंगे, बाद में लेके जाएंगे। ऐसा फुसुर 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 घर में चल रही थी। ऐसी बातचीत हो रही थी घर में। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में ऐसी समस्या आई कि जब मैं घर से बाहर गई थी घूमने के लिए, तो मेरा रोज का ही ऐसा नित्य नेम था, रोज का ही ये शेड्यूल था मेरा कि तैयार होना और घर के बाहर जाना, किधर दोस्त लोग में बैठना, जो मेरी सहेलियां थी उनमें बैठना, बातचीत दिन भर करना और शाम को 4-5 बजे घर पे जाना। बस यही। क्या है घर में जैसे जेल में बंद, ऐसा रहने से अच्छा है कि क्यों ना मैं मेरे दोस्तों में, मेरे सहेलियों में जाके बैठूं, उनको मेरा मन शेयर करूं, मेरी बातें बताऊं। ऐसा एक मेरा दोस्त था मच्छिंद्र गुंजाळ। अभी नहीं है, एक 5 या 6 महीने हो गए, अभी वो गुजर गए। तो एक मच्छिंद्र गुंजाळ बोल के एक सबसे ज्यादा मुझको हेल्प उसने की, सबसे ज्यादा। तो जब ये बात घर में समझ रही थी और कैसे समझाऊं, कैसे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मेरे सहेलियों में बैठ के, मच्छिंद्र के यहाँ बैठ के वापस घर पे गई थी। तो ऐसे घर में ना पूरे ऐसे पूरा परिवार जमा हुआ था, पूरा अड़ोस पड़ोस वाले भी पूरे जमा हो रहे थे। और देख रहे थे मुझको ऐसे, शक की नजर से देख रहे थे कि आया संदीप, आया संदीप आया। तो अभी तो विज्ञान का युग चल रहा है, 21 चल रहा है। तो ये बात कौन सी, जो जिस बात को मैं खुद नहीं मानती, जो बात को मैंने समाज में बताया कि ये बात नहीं होती, वैसी बात का मेरे ऊपर आरोप किया गया कि मैं करनी कौटाल करने वाली हूँ करके। अच्छा। तो मेरे चचेरे मामा और मामी, चचेरे मामा थे और मामी थी, उन्होंने इधर महादेव का मंदिर है, रामलिंग जी महाराज बोलते हैं उनको, महादेव जी का बड़ा मंदिर है। वो मंदिर में जाके भगवान के ऊपर, महादेव जी के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बताया मेरे सगे मामा को कि ये जो संदीप है आपको करनी कौटल करता है, काली जादू करता है आपके ऊपर, ऐसा। तो सब के सब ऐसे। जब मैं दहलीज चढ़ी तो सबसे पहले मेरे मामा ने मेरे मुंह में एक तमाचा मार दिया कि अभी इधर से निकलो, तुम्हारा कुछ काम नहीं इधर। ऐसे आप तुम तो हिजड़ा हो, जोगती हो, ऐसे बहुत सारे गंदी गंदी गालियां दी। चलो जाने दो। अगर वो उस दिन वो दिन पे अगर वो तमाचा नहीं लगी होती तो आज संचिता पाटिल आपके सामने नहीं बैठी होती। बिल्कुल बिल्कुल। एक अलग रास्ता नहीं मिलता था। एक 4 कोनों की दहलीज, 4 कोनों का जो रूम है जिंदगी का, 4 कोनों वाला,
वो जी कोनों में ही मैं बैठी, किधर किधर ना किधर ऐसे दीवार पे चिपके बैठी थी, रही होती। ऐसे ही जी दूसरों की तरह मैं भी, हाँ जाना तो पड़ता है, बेस है, 2 रुपए मांग के तो लाने पड़ते हैं। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बराबर है कि नहीं। तो मुझको हकाल दिया घर से। सबसे पहले मेरा पूरा सामान घर के बाहर फेंक दिया, और मैं उधर से बाहर उस दिन से निकली। जी तो बात जी। तो मतलब उन्होंने बहाना खोज लिया कि ये काली जादू करती है, उनका आपको घर से निकालना था, बस कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो ये बहाना उन्होंने खोज लिया और आपको घर से बाहर निकाल दिया। तब कितनी उम्र थी आपकी? 15-16 साल? मेरी उम्र थी 19 साल जब। 19 साल के थे, अच्छा। तो फिर वहां से निकल कर संचिता जी आपने, मतलब फिर जब बाहर निकले, आज भी 22-25 साल का लड़का भी बाहर निकल जाए तो उसे याद नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो आपके दिमाग में तब क्या चल रहा है, आपने फिर क्या किया, आप कहाँ गई और आपने कैसे अपना जीवन यापन शुरू जब मुझको घर से बाहर निकाल दिया, तब मैं निकली अमरधाम की तरफ। अभी जिंदगी खत्म करने की है, पूरी जिंदगी अभी समाप्त करना है, और सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म करनी है। बस यही सोचा, और मैं गई अमरधाम की तरफ, स्मशान भूमि की तरफ गई। और जब जा रही थी, हम इधर शिरूर में स्मशान भूमि के बाजू में ही बहुत बड़ी नदी है, गोड नदी करके, बहुत बड़ा नदी का पात्र बहुत बड़ा है। तो मैंने सुना चलो अभी कूद के पानी में कूद के जान दे देंगे। बारिश गिर रही थी जब, और जब मैं अमरधाम में गई, अमरधाम से आगे निकल रही थी, तो जो शेड रहता है, पतरे का शेड, उसमें एक मैयत जल रही थी जब, अच्छा। एक मैयत जल रही थी, उसको देखा मैंने। अरे ऐसा संदीप, तू घर से बाहर तो निकला, और तू नदी में कूदने को जा रहा है। तुझको मरने के बाद इधर से निकालेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने के बाद इसी शेड पे, शेड में लाके इधर ही जलाएंगे तुझको। तो जी मरना क्यों, जीना है। बिल्कुल। मरना क्यों, अब तो जीना है। और जी के सब जी कर सबके सामने आदर्श रखना है। बस यही बात मैंने उस दिन सोची, बस। और उस दिन भूख भी बहुत लगी थी, पूरी रात में उधर बैठी रही। वो जो अग्नि चल रही थी, उसको, उसकी तरफ देख के, उसके पास बैठ के ऐसा सेक रही थी, मैं खुद को सेक रही थी, ठंडी से बचाव के लिए सेक रही थी। और अपने हिंदू धर्म में एक अमरधाम के बाहर एक विसावा बोल के एक जगह रहती है, जहाँ पे प्रेत जाके रख देते हैं। और उधर एक थोड़े से चावल या आटा और प्याज ऐसा रखने की, अपनी तरफ महाराष्ट्र में तो है, बाहर नहीं मालूम, लेकिन अपनी तरफ तो ये सिस्टम है। तो भूख लगी तो मैंने क्या किया, उधर का आटा उठाया, और जो मटका फोड़ते हैं, जो घाघर फोड़ते हैं, वो जी घाघर ली, छोटी सा उसका टुकड़ा लिया, उसमें वो भुना मैंने, और उसमें पानी डाल के उसी प्रेत के ऊपर जो अग्नि चल रही थी उसके ऊपर पका के खाया उस दिन। और उस दिन संचिता पाटिल सबसे ज्यादा रोई थी, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोई थी कि नहीं, बिल्कुल। अभी जिंदा है, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहकर ही जिएंगे, और इंसान बन के जिएंगे, हिजड़ा बन के नहीं रहेंगे। हिजड़ा बने तो बने, लेकिन एक आदर्श बन के ही सबके सामने आएंगे। सब जो लोग आज, वो टाइम पे जो लोगों ने घर से बाहर निकाला था, हकाल के दिया था, लात मारी थी, तमाचा मारा था, वही लोग आज संचिता जी के पैर पड़ रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। बहुत थैंक यू सो बढ़िया। मच। क्योंकि जो जीतता है ना, जो लड़ता है वही जीतता है। आप अगर उस दिन हार गई होती तो शायद हमें भी संचिता जी कभी देखने नहीं मिलती। और कई लोगों के जिनके लिए आपने एक आशा का स्थान खड़ा किया है। मुझे पता है कि हजारों लोग आपको प्यार करने वाले महाराष्ट्र में हैं। रोज आप जब लाइव आती है तो सैकड़ों लोग आपसे मिलते हैं, आपको माँ कहते हैं, जीतू भाई को पिताजी कहते हैं। मुझे बताओ, इतना प्यार कहाँ मिल रहा है लोगों को? आपने इतना प्यार कमाया है संजय जी, आपको मैं सही में दिल से वंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और धन्यवाद। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे आगे, क्योंकि ये जो जीवन है ना, हम हमारे समाज के लिए, या जो सामान्य समाज है, या आम लोग है, जो आज आपको भारत और भारत के बाहर भी कुछ लोग देख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं
जिनको किन्नरों के विषय में कुछ पता ही नहीं है, और कहीं कहीं अफवाहें, कहीं कहीं ऐसी बातें चलती है। तो इसीलिए हम जो आपसे सुन रहे हैं, हम पूरा जीवन यापन आपका इसीलिए सुनना चाह रहे हैं। तो वो जो दिन था, आपने उस रात को गुजारा, और आपके जीवन का सच्चा सूरज जो है आपने खुद ने उगाया, खुद ने अपना सूरज निर्माण किया और अपना जीवन यापन किया। मैं ये पूछना चाहूंगा संचिता जी कि उसके बाद फिर आप जो किन्नरों की जो समाज होता है या सभा होती है, वहां पर आप शामिल हो गई, या आप स्वतंत्र ही रही पहले से, या आपने फिर जीवन यापन या अपना जो उधर निर्वाह है वो कैसे किया? फिर आपके रिश्तेदारों ने क्या आपको ढूंढा, नहीं ढूंढा, इसके में जरा बताइए। उस दिन एक पूरी रात जब मैंने अमरधाम में निकाली, स्मशान भूमि में निकाली, उस उधर से मैं निकली, और जिस भगवान महादेव जी के मंदिर में मेरे चचेरे मामा मामी ने हाथ रख के जो कसम खा के जो झूठ बात बोली थी, उसी गांव में जाके मैं रही सबसे पहले। अच्छा। तेरी कसम की वजह से, तेरी वजह से अगर मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन आया है, तो नहीं, मैं तेरे छत्र छाया में ही रहूंगी, तेरे ही छाव के नीचे रहूंगी। तो इधर से 3 किलोमीटर पे वो गांव है, छोटा सा पुराना शिरूर करके है, जिसको रामलिंग बोलते हैं। उधर मैंने एक छोटा सा रूम लिया, और बहुत छोटा था, 10 बाय 10 का रूम होगा शायद वो। तो उधर रूम लिया, और उधर मैंने रहना चालू किया। तो मैंने गांव छोड़ा ही नहीं। सबसे पहले जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, टीजे कम्युनिटी में गुरु शिष्य परंपरा सबसे बड़ी है। और मुझको गर्व है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि टीजी कम्युनिटी की गुरु शिष्य परंपरा में मुझको दीक्षा लेने का और दीक्षा देने का भगवान ने, श्री स्वामी समर्थ जी महाराज ने इतना बड़ा मुझको नसीब प्रदान किया। तो शतशः नमन है उनको, कि मैं तो मेरे नजर से जब तक जैसा मैंने आज तक पूरा अभ्यास किया है, तो उसमें ऐसा मैंने देखा कि ऐसी गुरु शिष्य परंपरा पूरी दुनिया में किधर भी नहीं है, किधर ही नहीं है, किधर ही नहीं। बिना मतलब वाली है, बिना मतलब वाली। फिर मैं इधर से नगर गई। नगर में जाके रीटा गुरु है, जो हमारे जो हेड रहते हैं, उनको नायक जी ऐसी पदवी रहते हैं। तो काजल नायक के यहाँ मैं गई। तो जब मैं नगर में 11वीं 12वीं में जब थी, तो उनके साथ तो मेरी मुलाकात, बैठना उठना तो था, जैसे डरती थी मैं पहले। तो रीटा गुरु करके है, जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरा गुरु होने का मुझको दीक्षा देके उनका शिष्य बनाया। और फिर उनका भी मार्गदर्शन सबसे बड़ा मुझको रहा कि जिंदगी कैसे जिएंगे। तो उनके पल्लू के छाव के नीचे मैं बढ़ रही थी, पल रही थी। और उन्होंने जैसे बताया वैसे उनके बताए हुए रास्तों पे मैं चल रही थी, और आज भी चल रही हूँ। और मेरा गुरु का मेरे सिर के ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारी जो हिजड़ों की जो गुरु शिष्य परंपरा है, एंड गुरु हिजड़ा इज जैसे हिजड़ा एक संस्कृति है, डज नॉट विकृति। मुझे बिल्कुल। ये विकृति नहीं है, ये संस्कृति है, जो संस्कृति हम जी रहे हैं, जतन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उधर से भी प्रवास चालू हुआ। और बाद में मैं जब उधर रहने को गई, तो उधर मुझको सबसे पहले मेरा जो टर्निंग पॉइंट है, जो सबसे ट्रू वाला ट्रैक जो मिला, वो जी ट्रैक है जितेंद्र विठल पाटिल। तो उसी गांव में मुझको मिले थे वो। बाद में बताते हो कैसे मिले, कैसे जी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका इतना सुंदर आप बता रही है, मैंने काफी सर्च किया है, रिसर्च किया है किन्नर संप्रदाय पर। तो गुरु शिष्य जो परंपरा जो है, ये जितनी पवित्रता से आप लोगों ने संभाली है, उतनी कहीं नहीं है। फिर कहीं आपको गुरु जो है, आपको गुरु शिष्य परंपरा में आपको कई प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। एक नाथ संप्रदाय अगर छोड़ दिया जाए आपका अध्ययन में, तो किन्नरों का ही नाथ संप्रदाय की तरह ही गुरु शिष्य परंपरा परफेक्ट है, और जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल पवित्रता से और अपने बच्चे की तरह। मतलब गुरु एक तरह से माँ की तरह अपने विद्यार्थी को, अपने छात्रों को या अपने शिष्य को संभालता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
समाज ने एक तरह से आपको दरकिनार कर दिया था, लेकिन दरकिनार करने के बाद भी आपने जो परंपरा चलाई और समाज के कल्याण के लिए काम करते रहे, ये सबसे बड़ी बात थी। और हमारे देश में, हमारा देश का ये वैचारिक हमारा दुर्दैव था कि हमने किन्नरों को समझने में बहुत वर्ष लगा दिए, हजारों वर्षों बाद। मैंने तो पढ़ा था कि आधे मतलब अंग्रेज आने के पूर्व जो था, किन्नरों का बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन बीच के ये जो 100-150 साल थे, इन 150 वर्षों में बहुत दुर्गति हुई। और उसके बाद भी ये अपने आजादी के 75 वर्ष जो है, ये इन वर्षों में भी कोई किन्नरों पर खास कार्य नहीं हुआ। हालांकि अब काम हो रहा है। अब यूजीसी भी एक तरह का ग्रांट्स जो है वह किन्नरों को देना चाहती है, उनको आरक्षण भी देना चाहती है कि वो पढ़े, उन्हें स्कॉलरशिप मिले और वो आगे आए। अगर पिछले दिनों में मैंने जो देखा था कि सोलापुर के पास एक गांव है, वहां पर एक किन्नर अभी सरपंच है ना। और फिर आपने देखा होगा कि जज जो है, जज भी अभी किन्नर बन बन गई है। एक्चुअली ये 2014 के पहले है, मतलब किन्नरों को संवैधानिक आधार मिलने से पूर्व ही इस तरह के कार्य जो है वो होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में थर्ड जेंडर को माँ बाप की भूमि पर हिस्सेदारी जो है वो अब मिल रही है। राजस्व संहिता की धारा 4/10, 108 में 2, 109 और 110 के संशोधन करके किन्नरों को अब उत्तराधिकार मिल गया है। जो भी किन्नर समाज के लोग हैं वो अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी पे अभी अपनी हिस्सेदारी का दावा जो है वो कर सकते हैं। अपने भाई और बहन में वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो मांग सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो ट्रांसजेंडर 1994 में तमिलनाडु में मतदान का हक जो है 1994 में मिल गया था। सरकारी योजनाओं में भी उनको शामिल किया गया था। यही कारण है कि 1998 में मध्य प्रदेश की शबनम मौसी विधानसभा में विधायक बनकर पहुंची थी। अन्य की जगह थर्ड जेंडर का संवैधानिक आधार जो है वो भले 2014 में मिला हो, लेकिन सबसे पहले ही शबनम मौसी है 1998 में ही 98 में वो विधायक बन गई थी। समाज का नजरिया बदलना चाहिए, इसलिए पिछले वर्ष जुलाई में नोएडा मेट्रो कॉर्पोरेशन ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने एक्वालाइन के सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया है। इस स्टेशन का नाम अब रेनबो स्टेशन है। नौकरियों में भी किन्नरों को वरीयता दी जा रही है। लेकिन मैंने देखा है संचिता जी, ये जो सारा इतिहास है, मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि कोची में भी जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर मेट्रो में किन्नरों को उन्होंने भर्ती किया काम के लिए, लेकिन उन किन्नरों को किसी ने समाज ने घर नहीं दिया। उनको घर न मिलने के कारण उन्होंने नौकरियां छोड़ दी और फिर किन्नर जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, मुख्य प्रवाह में आ रहे थे, वो फिर से बिछड़ गए। आप अपने विचारों से हमें ये बताइए कि आपके क्या विचार है कि ट्रांसजेंडर को या थर्ड जेंडर को या किन्नरों को जो है समाज जो है, अभी गवर्नमेंट पहल कर रहा है, लेकिन समाज उसको जब तक नहीं अपनाएगा, समाज की सद्भावनाएं जब तक उनको नहीं मिलेगी, तब तक थर्ड जेंडर अपना वजूद या अपना अधिकार जो है वो कैसे प्राप्त करेगा? आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं समाज को यही बात बताऊंगी और पूछना चाहूंगी कि हमको एक चांस तो दे दो, एक एक चांस दे दो। जैसे कि बॉर्डर से लेके स्थानिक स्वराज्य संस्था जो रहती है, शायद ग्राम पंचायत रहने दो, नगर पालिका, नगर निगम रहने दो, महानगर पालिका रहने दो, जितने भी है, ऑप्शनल है, डिवीजन है, सब में 1%, सिर्फ 1% रिजर्वेशन आरक्षण हमको चाहिए। सिर्फ एक चांस दे दो हमको, सिर्फ एक चांस। आपने जो चांस दिया, अगर वो चांस को अगर हमने टीजी कम्युनिटी ने अगर सुनहरे पल में नहीं बदलवाया, तो हमारा नाम ही हिजड़ा मत रखो, हमको टीजी मत बोलो। और सबसे पहले और हाथ जोड़ के सबको एक विनती है, एक मुझको जो लगता है वो मैं बात बताऊंगी जरूर, क्योंकि मैं बोले बगैर नहीं रहती हूँ। ये बात तो कि सबको एक बात बतानी है, पूछनी है कि आपको जन्म देने वाली भी एक माँ ही है, हमको भी जन्म देने वाली एक माँ ही है, तो हम अलग कहाँ से है? देखने के लिए आँख ही है, सूंघने के लिए नाक भी दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, खाना चबाने के लिए दांत दिए है, सुनने के लिए कान दिए है।
और दो हाथ है, एक हाथ को 5 उंगलियां, दूसरे हाथ को 5 उंगलियां, दोनों मिला के 10 उंगलियां है, जैसे कि आपके पास भी है। लेफ्ट साइड में एक हार्ट दिया है, जो हार्ट आपका भी लेफ्ट साइड में ही है। चलने के लिए हमको दो पैर दिए हैं, जो आपके भी पास है। तो हम अलग कहाँ है? सिर्फ वाह। पहरावा अलग है, इसलिए हमको समाज के मुख्य प्रभाव में तो आने दो, एक चांस तो दे दो कि देखो हम क्या बदलाव कर सकते हैं। और हम भी समाज के कुछ लेने देने वाले है, तो हमको भी कुछ तो भी देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य करने हैं वो कर्तव्य तो करने दो। देखो हम भी आपके जैसे ही है, हमारा दिल इतना साफ है, हम सिर्फ प्रेम और प्यार के भूखे हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जब हम 2 रुपए मांगते हैं, आप 2 रुपए देते हैं, तो 2 रुपए हमको नहीं देते हो, हमारा आशीर्वाद जो मिलता है उसकी वजह से आप हमको 10 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हो। वो आशीर्वाद लगता है, ऐसी सोच है। और लगता जरूर है ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि टीजी कम्युनिटी इज एंटिक पीस, म्हणजे आम्ही यस यस, एंटीक है। है, हम तो एंटिक है, अलग है। आप जैसे सोच रहे हो हम अलग है तो अलग है, और जो अलग रहता है वो एंटिक रहता है। तो हम तो भगवान तो जरूर नहीं है, लेकिन हम इंसान जरूर है। तो इंसान की तरह हमारे साथ भी बर्ताव करो, हम भी इंसान ही बन के रहेंगे आपके साथ। और तालियां जब बजाते हैं, तालियों के पीछे भी बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक रीजन है, जो दिन में कम से कम 12-13 तालियां तो रोज के रोज बजानी चाहिए, जिससे पूरा शरीर एक्यूप्रेशर होता है और अपनी उम्र भी बढ़ती है। तो जी तालियों के पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है। हमारे तालियों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा आदर्श है, ये बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए कि तालियां बजाओ। तालियां बजाने से जिंदगी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो यही बात मुझको बतानी है। और जैसा रिजर्वेशन की मैंने बात की है, तो रिजर्वेशन तो जरूर होना ही चाहिए, हमारा हक है, हमारा हक का हमको मिलना ही चाहिए। जब कुछ शिक्षा ही नहीं थी, कुछ नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, साक्षरता नहीं थी, तब शिखंडी जैसा एक बहुत बड़ा राजा आपको चल सकता है। वो टाइम पे 5,000 साल पहले एक राजा चल सकता है। अभी तो 21 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। तो अभी तो साक्षरता बढ़ी है, सब कुछ 100% साक्षर हुए हैं लोग, सबको समझ में समझ है कि क्या अपना है क्या पराया है। और जैसा भी हमारे बारे में जो जो सोचते हो, जैसे गवर्नमेंट भी जो काम करती है, सिर्फ कागज पे नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और हमारा सिर्फ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट बोल के हमारे ऊपर अभ्यास मत करो, हमको प्रैक्टिकल दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया संचिता जी, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात छीनी है और आपकी अनुभूति है। बिल्कुल, हम जब सोचते हैं कि भीष्म पितामह जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिसे मतलब वो चाहेंगे तभी मर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता संसार में, ऐसे व्यक्ति का जब वध करना है तो श्री कृष्ण स्वयं, मतलब ईश्वर स्वयं कहते हैं कि शिखंडी को लाया जाए, जो द्रुपद के पुत्र है, एक राजा है, उन्हें लाया जाता है। और शिखंडी को सामने खड़ा करके फिर उनके पीछे से जो है अर्जुन बाण चलाते हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा आलोचना पढ़ी है कि शिखंडी ने ही स्वयं बाण चलाए थे और भीष्म पितामह को उन्होंने घायल किया था। तो इतना शक्तिशाली बुद्धिमान वर्ग है। किन्नर समाज में सिर्फ आप उनको केवल लैंगिकता की ओर से या उसकी ओर से ही आप उसको नहीं जांचे, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी प्रकांड पांडित्य, उनकी शूरता, उनकी वीरता, वो हम ही है। और फर्क क्या है, स्त्री और पुरुष में जो फर्क, कोई फर्क नहीं है, वैसे किन्नर स्त्री पुरुष में भी कोई फर्क नहीं होता, वो एक ही होते हैं। तीनों की मानसिकता, तीनों की बौद्धिकता, अगर अवसर दिया जाए तो हो सकता है, जैसे अवसर महिलाओं को दिया गया, महिलाओं ने सिद्ध किया कि वो पुरुषों से कंधा लगाकर चल सकती है, तो निश्चित ही किन्नरों को जब मौका दिया जाएगा, तो किन्नरों ने सिद्ध किया है बारंबार, इतिहास में अगर आप देखें, उन्होंने सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है, वो अपने आप को सिद्ध कर सकती है। आप बिल्कुल सही कह रही है संचिता जी। हम थोड़े अब आपके जीवन की ओर चलेंगे। हम वो हसीन पल आपके याद करवाने चाहते हैं कि आपको जब जितेंद्र भाई मिले और आपके दिल में फिर कुछ कुछ हुआ होगा और फिर वो प्यार हुआ होगा आंखों ही आंखों में।
तो हम उस पल को आपसे सुनेंगे, फिर जीतू भाई से भी सुनेंगे कि कैसे ओके। पहली नजर में प्यार होता है। जब मैं रामलिंग रहने को गई, पुराने शिरूर में जब मैं रहने को गई, एक एक 2-3 महीने बाद का एक समय है, जब नवरात्रि चल रही थी। तो नवरात्रि में मुझको शिरूर में आने का था 3 किलोमीटर। जब गाड़ियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रात का टाइम था, रात के 8:30-9 बज रहे थे। तो उधर से पैदल तो नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा मेकअप किया था, साड़ी ठीक से पहनी थी, बहुत अच्छे से तैयार होके हम जा रहे थे। तो रास्ते से छेड़छाड़ी हो सकती थी, ये सब हो सकती थी। ऑटो वालों को भी फोन किया, ऑटो वाले बोल रहे हम इतनी रात को उधर नहीं आ सकते, एरिया डेंजर है। तो लूटमार होती थी बीच रास्ते में। तो जितेंद्र पाटिल जो थे, एमटेक डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी में परमानेंट जॉब कर रहे थे, और पार्ट टाइम खुद की उनकी फर्श पॉलिश की मशीनें थी 4, जो एक मशीन खुद चलाते थे। और मैं जिधर रहती थी रेंट से, उसके पीछे एक घर में फर्श पॉलिश के लिए जितेंद्र पाटिल आए थे वहां पे। तो वो पॉलिश करके निकल रहे थे उधर से। तो मैंने उनको आवाज दी, ओ सुनिए सुनिए सुनिए। वो बोले क्या काम है। पहले वो डर गए मुझसे। हाँ। पहले डरे थे। तो मैंने कहा, आप शिरूर जा रहे हो। वो बोले हाँ शिरूर ही जा रहा हूँ। तो प्लीज हमको छोड़ो ना, हमको प्रोग्राम है, उधर से कैसे भी आएंगे, लेकिन हमको इधर से वहां तक तो छोड़ो प्लीज। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है, 2 रुपए भी मिलेंगे वहां पे। तो उन्होंने 5 मिनट सोचा और बोले, चलो छोड़ता हूँ। तो उनके पास एक पल्सर गाड़ी थी, उनके जीजा की, वो चलाते थे। तो वो गाड़ी पे मैं बीच में बैठी, मेरे पीछे अविनाश कामले करके है, मेरा सहकारी था। उसको हम बिपाशा बोलते हैं। उसने मुझको बीच में बिठाया। अब जैसे मुझे जितेंद्र पाटिल जी के पीछे मैं बैठी और मेरे पीछे बिपाशा बैठ गई, अविनाश बैठ गया। तो उन्होंने छोड़ जैसे 2.5-3 मिनट लगते थे रामलिंग से शिरूर आने के लिए। तो सिर्फ 3 मिनट की पहचान थी। उन्होंने नंबर लिया, और अविनाश ने नंबर सीधा मेरा ही दे दिया उनको। मेरा नंबर दे दिया मोबाइल। तो मोबाइल नंबर देने के बाद मुझको छोड़ा, वो अपने रास्ते चले गए, हम हमारे प्रोग्राम में। और उस दिन पहली मुलाकात हुई। और ऐसे ही आते जाते 2-3 बार मिलना हुआ उधर ही रामलिंग में। जैसे फर्श पॉलिश का काम खत्म हुआ, वो जा रहे थे तो बोले आज फर्श पॉलिश का काम खत्म हुआ। तो मैंने उनका भी थैंक्स किया कि चलो आपकी वजह से हमारा प्रोग्राम मिस नहीं हुआ। तो उसके बाद जब हम मिले, तो 1 साल के बाद मिले पूरा। अच्छा। 3 मिनट, 3 मिनट के बाद फर्श पॉलिश के बाद 1 साल के बाद मिले। जबकि मैं रामलिंग छोड़ के इधर मंगल मूर्ति नगर एरिया है शिरूर में, तो 4 रूम के फ्लैट में मैं अकेली रहती थी। अविनाश तो नगर का था, तो नगर में चला गया वो। तो मैं अकेली रहती थी। तो किया इन्होंने ऐसा किया कि आते जाते मेरा ऑब्जर्व करने लगे, मेरा सर्च करने लगे कि रहन सहन कैसा है, बात कैसे करते, उठते कैसे, खाते क्या है, किनसे मिलते, क्या करते। जब मैं टोल नाका मांगने के लिए जाती थी, सुपा टोल नाका है अहमदनगर के पास, सुपा MIDC है, उधर एक टोल नाका था, उधर ही जाती थी मांगने के लिए। तो 1 साल के बाद एक काम के लिए वो इधर से करडा बोल के गांव है, वो करडा गए थे। उधर से आते आते उन्होंने मुझको एक फोन किया। तो बोले मैं पाटिल बात कर रहा हूँ, संदीप गिरे बात कर रहा है। मैं बोली हाँ मैं ही बात कर रही हूँ। मैं बोली पहले आप बताओ आप कौन हो, कौन पाटिल, मैं नहीं पहचानती अभी। 1 साल हुआ था ना। तो 1 साल ध्यान में नहीं रहा, ख्याल में नहीं रहा कि कोई पाटिल था हमको। बाद में उन्होंने बोला कि आपको रामलिंग से शिरूर तक लिफ्ट किसने दिया था। मैं बोले हाँ 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 बोलिए पाटिल जी। वो बोले आप ऐसे ऐसे घर में रहते हो। मैं ऐसे शॉक हो गई, आपको कैसे मालूम मैं यहाँ पे रहती हूँ करके। तो बोले हम मुझको मिलने का है तुझसे। तो बोले ठीक है चलो। तो 5 मिनट के बाद उधर आए, आने के बाद फिर बात हो गई। आते जाते सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, तो बस से वो घर के सामने ही उतरते थे। शिफ्ट छूटने के बाद जैसे MIDC से आते थे, तो
और मंगल मूर्ति नगर के स्टॉप पे उतरते थे। तो ऐसा 8 दिन चल रहा था और 9वें दिन सीधा उन्होंने प्रपोज किया कि मेरे से अच्छा। प्यार कर सकती हो क्या। तो नहीं, पहले हमारी मैत्री हो गई, बहुत ऐसी फ्रेंडशिप बन गई। और चलते 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 मालूम नहीं कैसे क्या, लेकिन फ्रेंडशिप लवशिप में बदल गई। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र भाई नमस्कार। आप आपको भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। आप भी माइक जरा माइक माइक आपका माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट माइक ऑन करिए। करा तुमचा। हाँ सर आवाज येतो? हाँ, आ रहा है। तो संचिता जी को तो आपने आई लव यू कह दिया या उन्हें प्रपोज कर दिया, उसके पहले आपके दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या कैसे चल रहा था? सर्वप्रथम आप सभी महानुभाव को मेरा साष्टांग नमस्कार। संचिता जी अभी तुम्ही मेरे को माइक म्यूट करा, तुमचा माइक म्यूट करा। हाँ, आता परत ऑन झाला। हाँ बस, हाँ बोलिए। हाँ सर, मला जास्त मेरे को ज्यादा हिंदी बोलने को नहीं जमती है, तो मैं ठीक है, आप खानदेशी बोलिए, आदमी मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आप बोलिए। मला आयरन चांगली बोलताय, त्यानंतर मराठी मला थोडीशी मोडकी तोडकी अशी आली हिंदी कथा मत येईल. जी जी, बोलिए. तुमना मनमा काय होईरायचं मग त्या टाइमले, काय कसं वाटलं तुमले? जायाचं एक वर्ष गेलं रामलिंग आधी सोडले. त्यानंतर आपलं कंपनी काम चालू होतं, एमटेक लिमिटेड सांगितल्याप्रमाणे परमानंट होतं ते, आणि आपला पार्ट टाइम जॉब चालू होता सरशी कॉलेजला. वर्षभर पुरुष म्हणलं एक मन अशी उत्सुकता होती, मनात उत्सुकता होती की काय असतं ना जास्त कसं काय. आता आपल्याकडे खानदेश मग आपलं बोलणं आहे प्रमाणे ते थोडस हो लोक मेंटॅलिटी वेगळी. म्हणजे कसं राहत बरं, काय राशी नेमकं. जी, कट गए आप आवाज. माझ्याकडे नंबर होता, जी माझ्याकडे फोन नंबर होता, तर आपल्याशी मोबाईल होता माझ्याकडे स्वतःचा. हाँ. फोन लावला, हॅलो संदीप गिरे बोलताय का? हो. मी पाटील बोलतोय, जितेंद्र पाटील. कोण जितेंद्र पाटील? मी नाही ओळखत. तुम्हाला सोडलेलं होतं मी रामलिंगवरून शिरूरला. हा 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 हा, बोला ना काय काम आहे. मी त्यांना म्हणलं तुम्ही राहता. ठीक आहे म्हणलं, मला बोलायचं तुमच्यासोबत, भेटायचं मला. ठीक आहे म्हणलं, या घरी म्हणलं आलो, आणि रस्त्यावरच उभा होतो, 2 मिनिटात लगेच घरी. शॉक झाले. हा या. आता भरपूर मोठी रूम होती, त्या कोप्याला मी ह्या कोप्याला लांबून. हा, काय चाललंय, बरं आहे का, तसं म्हणलं. ठीक आहे, तेवढं बोलणं वगैरे झालं, आणि थोडस विचारलं, मग तुम्ही एकटे राहता का? हो. त्यावेळी एकटे राहत होतो. बरेच दिवस झाले मला सेकंड शिफ्ट होती. सेकंड शिफ्ट झाली तर मी 8 साडे 8 वाजता उतरलं की डायरेक्ट तिकडे जायचं. म्हणजे असं एक बोलले असं थोडं हे ते करता करता मैत्री झाली, मैत्रीतून प्रेमात रूपांतर झालं. बिल्कुल. मग दाजी आमचे थोडस स्ट्रिक्ट माणूस एकदम. तू उतरतो कुठं? काय नाही, मित्र आहे, मित्राला भेटायला जातो. असं कोणताही मित्र आहे तू रात्रीचा जातो दररोज भेटायला? तर मी माझी शिफ्ट चेंज केली आणि गाडी चेंज केली. मग गाडी बायपासवरून फिरून यायची आणि ते माझ्या सोबत यायचं. आणि एक दोन दिवस मी इकडे काही गेलो नाही. त्याच्यामुळे तिसऱ्या दिवशी रिक्षा आमच्या जिथं राहत होतो त्या गल्लीच्या अलीकडे आमचं बोलणं झालं फोनवर, मी इथं थांबणार आणि तू खोटं खोटं जायचं नाटक कर आणि परत तिकडे. म्हणलं ठीक आहे. आणि दाजी एकच लाईनला होती, मग दाजी इकडे उतरले आणि पुढे चालत चालत गेलो. मी पाहिलं रिक्षा उभी, खोटं खोटं वरती जायचं नाटक केलं. तर 2 तास मिनिटं मी बाहेर आलो. बाहेर बघतो दाजी गेले, मग परत आलो, रिक्षात बसले, परत गेले. बाकी त्यांना त्या काही गोष्टी नाही आवडल्या त्याच्यामुळे थोडस हा ते त्यांच्या जागेवर ठीक होते. कदाचित त्यावेळेस त्यांना मी चुकीचा वाटत होतो.
त्यांनी योग्य होतं हे मला वाटत होतं. खरं. की त्यावेळेस विचार असा होता की एक स्त्री पुरुष स्वतःच्या आपण काय म्हणतो त्याला एका प्रेम व्यक्त करण्यासाठी किंवा आपलं काहीतरी गोष्टी हे करण्यासाठी एक स्त्री पुरुष एकत्र येतात. रस्त्याने आपण म्हणतो कुत्र मांजरे त्यांना पण जीव आहे. हम्म? बरोबर. मग हा थोडासा विचार केला की म्हणलं यांचं कसं जीवन, मग का नाही आपल्याला साथ द्यावा. मग त्या दिवशी ठरवलं, त्या दिवसापासून मग मी पण घर सोडलं आणि आम्ही दोघं जण एकत्र राहायला लागलो. थोडे दिवस तिकडे राहिल्याच्या नंतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. वडील आले तर आमचं बघायला की कुठं राहतो काय राहतो. बहुत बढिया. मग मी पण बसलो घरात, पण नाही जायचं मला. नाना आलेत, नाना बघून घरी बघून गेलो. अच्छा. वाईट वाटलं, खूप वाईट वाटलं. त्याच्यानंतर ते गावाकडे गेलं काय नाही एकत्र राहायला लागलो बऱ्याचशा गोष्टी. हा, नमस्कार है तुम्हारा आणि तुमच्या प्रेमाला. दोस्तों, जितेंद्र पाटिल से जो मैं बात कर रहा था वो मराठी में कह रहे थे कि उनकी जो प्यार की कथा है वो बता रहे थे कि प्रेम जो है ना वो सिर्फ स्त्री और पुरुष में ही नहीं होता। तो प्रेम जो है ये अपनी अंतर्गत भावनाएं है, अपने हृदय की भावना है। जैसे कुत्ते बिल्ली से भी लोग प्यार कर लेते हैं, तो फिर किन्नर से प्यार होना ये तो बहुत नेचुरल था, बहुत नैसर्गिक था। और उन्होंने संजीता जी से इतना प्यार किया कि फिर वो एक साथ रहने लग गए। फिर उनके पिताजी भी घर से गांव से आए और वो छुप कर बैठे और फिर उन्होंने प्यार का इजहार जो है वो हुआ और फिर उनकी शादी हुई, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 14 वर्ष हुए। 14 वर्ष मतलब एक तब होता है दोस्तों, और एक तब ये दोनों, इन दोनों की जोड़ी जो है, मैं तो दुआ करूंगा कि इनकी जोड़ी हमेशा युगों युगों तक सलामत रहे, ये दोनों बहुत खुश रहे, है ना। नमस्कार नमस्कार जितेंद्र जी, तुम्ही आता म्यूट करून घ्या. हा, संचिता जी तुम्ही अनम्यूट करा. तो बिल्कुल आपके प्यार की कहानी जो है लोगों तक 7 समंदर पार पहुंच गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे अद्भुत प्रेम को समझ रहे हैं, है ना। हमने तो काफी चर्चाएं सुनी है, लैला मजनू की और हीर रांझा की और रोमियो जूलियट की और सलीम अनारकली की। अब ये जोड़ी आगे चलकर संचिता जी और क्या जितेंद्र जी, आपकी जोड़ी जो है वो रहेगी, आपको लोग याद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों। संचिता जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि समाज में आज जो किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो कुछ लोग व्यसनाधीन है, कुछ लोग शरीर विक्रय का भी व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग उनसे समाज के जो एक तबका है, मतलब छोटे बच्चे होंगे या स्त्रियां होंगी, वो उनसे डरते हैं क्योंकि कुछ लोगों का बर्ताव जो है, आपका जैसा बर्ताव हो तो लोग आपके आकर आपके नमस्कार करेंगे, लेकिन सभी किन्नर समाज में ऐसी अवस्था नहीं है। तो आपने ये देखा होगा या आपने भी ये अनुभूत किया होगा कि किन्नर समाज में भी ऐसे कई लोग हैं कि जिनके बर्ताव से लोग डरते हैं, समाज डरता है। तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे कि वो जरूर है, उनमें उनके अंदर गुस्सा है, लेकिन उसका अभिव्यक्तिकरण जो है वो होने से समाज डर रहा है। आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले समाज को ही बात करूंगी, सोसाइटी को बात करूंगी कि बताना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी समाज को, सोसाइटी को कि जब हम, हाँ, मेरा खुद का एक उदाहरण बताती हूँ। जब मैं रेंट से जिधर जिधर घर लेने को गई थी, हम दोनों, तो सबसे पहले आड़ आता था, अरे ये हिजड़ा है, हिजड़ा कैसे अपने पड़ोस में रह सकता है। तो एक फ्लैट सिस्टम में मैंने इधर एक फ्लैट लिया था। जिस दिन मैंने सामान डाला जाके, वो खुद अभी आर्मी में है, उनका फ्लैट मुझको मिला। तो वो उधर ही थे, उनके ससुर जी आए और उन्होंने हमको वो फ्लैट रेंट से दे दिया। 4,000 भाड़ा तय हुआ, 20,000 डिपॉजिट, सब सब तय हुआ, पैसे भी पेड हो गए, सब हो गया। और जब मैं उधर सामान डाला और रात को गए थे उधर, तो पूरी सोसाइटी
वो एक हो गई थी, पूरे सोसाइटी के लोग एक जगह पे जमा हुए थे। और जो बिल्डर था उनको भी बुला के लिया था कि अब ऐसे लोग हमारे पास पड़ोस में रहेंगे क्या, ऐसा। सबसे बड़ा और सबसे दुखदायक वो अनुभव था हमारे लिए, सबसे बड़ा दुखदायक हमारे जिंदगी में, बिल्कुल। कि जिस समाज के लिए हम झगड़ रहे हैं, खुद जिस समाज में हम आदर्श फैला रहे हैं, जिस समाज के दिमाग में जो गलतफहमी हो निकाल रहे हैं, वही समाज हमारे पीछे क्यों लगा है, क्यों? सामान डालने तक कुछ नहीं। लेकिन जब सामान डाला, फिर वो बिल्डर बोला कि संदीप जी आप एक काम कीजिए, आप किधर तो भी रूम देखिए। मैं बोली मैं नहीं ले सकती, क्यों? मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ। बिल्कुल। भारतवर्ष में और जो अपनी घटना है, जो अपना कायदा है, कानून है, उसमें ऐसा किधर भी लिखा नहीं है कि कौन किधर कैसे रह सकता है कि वह नहीं रह सकता। डॉक्टर बाबा बिल्कुल। साहेब अम्बेडकर जी ने तो सब पूरे प्लेटफॉर्म पूरे खुले करके रख दिए, पूरे बिल्कुल। खुले करके रख दिए। और ऐसे स्वतंत्र भारतवर्ष में आज भी ऐसा ही वो बर्ताव अगर रहेगा, तो हम जिएंगे कैसे, हम जाएंगे किधर? तो फिर क्या होता है, मेरे जैसे टीजी को, मेरे जैसे इजड़े को, मेरे जैसे ट्रांसजेंडर को किधर ऐसा झोपड़पट्टी में घर लेना पड़ता है। तो सबसे वो गुस्सा चालू होता है उधर से, एक्सेप्टेशन जरूरी है। तो झोपड़पट्टी में रहना चालू करते हैं, फिर खुद को रात को नींद नहीं आती है तो ड्रिंक करके सोना ही महसूस, जैसे खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, ड्रिंक करके कुछ सो सकते हैं, नींद आ सकती है, तो फिर ड्रिंक के पीछे लगना। और अभी क्या हुआ है कि समाज में ऐसे भी जैसे अपने मराठी में बोलते कि चांडाळ चौकडी, समाजामध्ये चांडाळ चौकडी आहे अजूनही। अ, जो सिर्फ फायदा लेना ही, सिर्फ फायदा ही लेना है, जिनको सिर्फ शरीर की भूख बिल्कुल। भूख पूरी करने के लिए अ, हमारा ही शोषण होता है सबसे ज्यादा। तो बिल्कुल। जैसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन जो रहता है, उसमें अगर कोई लड़की औरत उधर खड़ी होते हैं तो जायज है, हो उनको इज्जत है। वो मजबूरी की वजह से करते हैं, वो जी। मजबूरी की वजह से उधर खड़े हैं, उनके ऊपर कुछ कोई ना कोई अत्याचार जरूर हुआ है, इसीलिए वो मजबूरी की वजह से उधर खड़े हैं। हम भी वैसे ही है, हमारी भी कुछ तो भी मजबूरी है, इसलिए हम रोड पे खड़े रहते हैं रात को मेकअप करके। और जी। जैसे कि जनरल लैंग्वेज में अगर बोलना है, तो जैसे कि धंधे के लिए खड़े होते हैं। तो इसमें मेरी नजर से तो गैर कुछ नहीं है, कुछ भी गैर नहीं। ये सिर्फ जीने का सहारा बना के रखा है, जीने का सहारा देखते हैं। जैसे एक्सेप्टेशन जिस दिन हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा समझ के ही हाथ में है, पूरा समझ के ही हाथ में। हम तो हमारे तरफ से प्लस देने के लिए तैयार है, हम हमारी तरफ से प्लस 100 देने के लिए, 100 प्लस देने के लिए तैयार है। जी। लेकिन समाज 1% भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समाज को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक गलती भी समाज से हो रही है। हम भी अपवाद है, हमारे में भी अपवाद है, नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जिस दिन ये अत्याचार बंद हो गए, उस दिन पूरा चित्र ही पलट जाएगा पूरा। बिल्कुल। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रही है, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहले तो समाज में ही जन्म होता है और फिर वही समाज जन्म समाज से बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ और खाए तो खाए क्या? अब शरीर है, भूख तो लगने ही वाली है उसे, वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? तो वो ताली बजाकर पैसे नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? नींद नहीं आती तो शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा? शरीर विक्रिया का साधन जो है, कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में कि जो सिर्फ काम पिपासु है। उन लोगों के शांति के लिए फिर उस वहां से वो लोग पैसा कमाएंगे नहीं तो और कहां से पैसा कमाएंगे? समाज तो खुद जाके अपने बच्चों को नहीं देख रहा है, जबकि सारा किन्नर समाज, हिजड़ा समाज जो है, वो समाज समाज के ही बच्चे हैं। वो खुद अपने माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करे? आप बिल्कुल सही कह रही है। आपको आपकी इन भावनाओं के बिल्कुल हम लोग कदर कर रहे हैं।
सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है कि मित्रों, अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न आप लिखते रहिए। आपसे प्रश्न जो है वो अब हम संचिता जी से लेंगे। आगे संचिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मानव समाज है हमारा, इस मानव समाज में जब कोई भी शादी होती है तो शादी के बाद हम लोग अपने परिवार को बढ़ाने की जो इच्छा है हमारी होती है, हर व्यक्ति की होती है, आपकी भी निश्चित होगी। तो फिर उसके विषय में आपने क्या सोचा है, आप क्या कैसे करने जा रही है? जैसे जीतू ने जैसे बताया, मैं उनको लाड से जीतू बोलती हूँ। जैसे जीतू ने बताया कि समाज में स्त्री पुरुष समानता है। एक पुरुष एक औरत के साथ शादी कर सकता है, एक औरत पुरुष के साथ शादी कर सकते हैं। उसको पूरा समाज मिलके उनको जैसे ब्याह, शादी की शादी जैसी जो रीति रिवाज है सब करके उनको एक नया संसार बना के देते हैं, और वो उनके संसार में खुश रहते हैं। फिर उनको बच्चे बच्चियां होती है। फिर उनकी वंश परंपरा जो है, वंश परंपरा बढ़ाने की एक सिस्टम जो तैयार की है, ये सिस्टम है। ठीक है, मैं सिस्टम बोलूंगी इसको। बिल्कुल। ये कल्चर है, लेकिन ये कल्चर में सिस्टम है। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि सब एक समाज एक औरत का विचार करती है, एक पुरुष का विचार करती है, तो आपका विचार कौन कर सकता है, कौन करेगा? तो सबसे पहले मैं क्यों ना पैर बढ़ाऊं, मेरा मेरा कदम मैं क्यों ना बढ़ाऊं आगे। वो टाइम पे जब सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी 14 साल पहले, ना कौन सा व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना टिकटॉक था, ना इंस्टाग्राम था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना ट्विटर था। जब का ये दौर है, जब हम एक जगह पे आए, तो मैंने ऐसा उनके साथ डिस्कशन भी किया था कि देखो, मेरे से तो बच्चे तो नहीं हो सकते, आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो शादी करेंगे भी तो संसार भी करेंगे, लेकिन संसार के लिए बच्चे भी होने चाहिए। वो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। अ, जैसे ऐसे बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तिमत्व है भारत में, जिनका उदाहरण दे सकते हैं। जी। तो क्या वो नहीं क्या बिना शादी के नहीं जीते थे? शादी भी किया तो अगर जिस घर में अगर किसी औरत में कुछ तो भी प्रॉब्लम रहता है, पुरुष में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, उनको फिर बच्चे नहीं होते हैं, तो उनका नहीं सोचते कोई, उनका नहीं सोचता कोई, उनका नहीं, जान दो, उनमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है, चलो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने उनके ऊपर बहुत बड़े अन्याय किया है। हमारे ऊपर नहीं हुआ है अन्याय, हमारे ऊपर हुआ है। अगर कोई मदद करना चाहता है हमारे सिर के ऊपर, भगवान बन के जो जितेंद्र पाटिल है, मेरे सिर के ऊपर जितेंद्र पाटिल जी ने भगवान की तरह हाथ रखा है, जिन्होंने जीना सिखाया, जिन्होंने प्लस में लाया, जिन्होंने बहुत बड़े प्लस ट्रैक पे लाके खड़ा कर दिया है मेरे गाड़ी को, और वो खुद के ड्राइवर है, खुद इंजन है, सब खुद है। तो उसमें सिर्फ मुझको बैठाया है, दिखा रहे कि जो देखो, दुनिया ऐसी है, दुनिया इतनी खूबसूरत है। तो बहुत आगे चल के हमारी गुरु शिष्य परंपरा तो है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो भी बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि पैदा करने वाले ही बच्चे अपने रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो ट्रांसजेंडर जितने भी है, उसमें मेरे भी शिष्य है, बहुत बड़े शिष्य है मेरे, जिनके परिवार वालों ने उनको घर से हकाल दिया है, तो जी। उनके भी माँ बाप हम बन रहे हैं, बने हैं, तो उनको भी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जैसे अंजलि जितेंद्र पाटिल, वो जो है, वो अभी हैंडीकैप्ड बच्चों बच्चों की स्कूल है इधर कानूर पठार में। तो उधर प्रिंसिपल बोल के काम करती है अभी साड़ी पे। अच्छा। तो बनाया मैंने, वो लड़की को बनाया, वो बच्चे को बनाया, उसको मैंने प्रिंसिपल बनाया, जितेंद्र ने बनाया। और सिया पाटिल बोल के है जो अभी सिविल इंजीनियर के 3rd ईयर में है।
क्या तो बात। ये भी कर्तव्य है हमारी तरफ से। तो वही बच्चे सब हम पाल के बड़े कर रहे हैं, उनको भी समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है सब सिखा रहे हैं, सबको ऐसा ले रहे हैं। अभी एक हमारी तरफ एक अक्षय है, आकाश है, उसका नाम हम लाडू बोलते हैं उसको, लाड से। तो वो लाडू अभी तो 12-13 साल का है, उसको भी बड़ा कर रहे हैं, उसको भी गोद में लिया है, उसको भी बड़ा कर रहे हैं। वो दिन भर इधर रहता है, वो रात में शाम होने के बाद उसके माँ की तरफ जाता है, रात भर उधर रहता है माँ के पास, खाता पीता सब सब चालू है। तो ऐसा नहीं है कि पैदा करने वाले ही बच्चे अपने रहते हैं, नहीं। तो वंश वृद्धि का ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। सबको नाम दिया है, सिया को सिया जितेंद्र पाटिल नाम दिया, अंजलि को अंजलि जितेंद्र पाटिल नाम दिया, प्रिया है हरिप्रिया जो साउथ इंडियन की तरह लगती है, तो उसको हरिप्रिया जितेंद्र पाटिल, ऐसे नाम दिए हैं सबको। क्या बात नाम है। तो चलाने वाले हैं, लड़की हो लड़का हो या टीजी हो, नाम तो चला रहा है हमारा। बिल्कुल 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 सही कह रही है आप। कई ऐसे हमारे देश में तो करोड़ों लोग हैं जो जिनकी शादियां हुई है और उन्हें बच्चे नहीं है। तो वो तो कोई नहीं, बस एक सवाल जो है श्रोताओं के मन में रहता है, इसलिए मैंने आपको पूछा। आप निश्चित ही, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सैकड़ों बच्चों की माँ है आप, आपको प्यार करने वाले हजारों लोग हैं, आपको इतने लोग माँ और पापा कहते हैं। जितेंद्र भाई ने हमारे खानदेश का नाम बहुत ऊंचा किया है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। जय खानदेश। बहुत अच्छा आपने किया है। तो इस तरह से बहुत अच्छा अपना आपका जो जीवन है, हम कहेंगे कि आप भविष्य में आगे जाए, आप बहुत अच्छा कार्य करें। अब आखिर में एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मैम, कि आपकी ये भविष्यकालीन योजना क्या है, कि आप क्या मतलब आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं? जैसे अनाथ आश्रम के लिए आप बहुत सारा कार्य कर रही है, और समाज में कई अड़चने हैं, या किन्नरों की भी कई सारी अड़चने हैं समाज की, तो उसके विषय में आपके कुछ भविष्य की कुछ प्लानिंग है क्या? आप क्या योजना बना रही? प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। पहले किन्नर समाज को मैं सबसे बड़ा एक संदेश देना चाहूंगी कि सिर्फ अपन लोग सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ट्रांसजेंडर बोल के नहीं जीना है, इजरा बन के नहीं जीना है, समाज के मुख्य प्रवाह में जीना सीखना है आप लोग को। बिल्कुल। हमको सबसे पहले समाज के मुख्य प्रवाह में सीखना जीना सीखना है। समाज अत्याचार करता है तो अत्याचार को प्रत्युत्तर कैसे देंगे वो भी सीखना है। शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र दुनिया में, सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है। तो सबसे पहले शिक्षा ही जरूरी है। जो शिक्षा मेरी नहीं हुई, मेरी परिस्थिति की वजह से, पैसे की वजह से मुझको छोड़ना पड़ा, लेकिन एक मन में बहुत बड़ी एक तलतल हेलो। है। आवाज येतोय माझा? हाँ आ रहे, बताइए। तर परत व्हिडिओ कट झाला, आवाज पण नाही। हेलो। सबसे बड़ा नहीं, समाज को हाँ अगर बदलवना है। हेलो। हाँ, आता येतो येतो। हाँ, समाज को अगर बदलना है तो खुद को सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब समाज बदलेगा, अगर 100 में से अगर 70 भी बदल गए तो समाज 2% तो बदल सकता है जरूर, मुझको मालूम है। मेरी जिंदगी, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं 100% नहीं दे सकती कि वह 100% बदलाव नहीं ला सकती। तो समाज के लिए सिर्फ और आप जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हेड्स ऑफ है आपको भी। तो आरक्षण होना चाहिए, सबसे बड़ी पहली बात जी हमारा, जी हमारे लिए सबसे पहले आरक्षण होना चाहिए। और जैसे हमको घर से ही निकाल देते हैं तो हमको आधार कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि पहले प्रूफ मांगते हैं, रेशनिंग कार्ड लाओ, ऐसा लाओ। ये हमारे बारे में अगर ये बात गवर्नमेंट सोचेगी तो सबसे अच्छा होगा कि हमको पहले ही घर से निकाल देते हैं, हकाल देते हैं। तो हमारी तरफ तो कुछ, हमारे पास तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं घर के, जी। तो फिर हमको रेशनिंग नहीं मिलता है, आधार कार्ड नहीं मिलता है।
वो भी बात सोचनी चाहिए गवर्नमेंट ने। जी और बाकी बाकी पूरा तो बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे ही हंसती रहिए, आपके हंसी से काफी लोगों को उम्मीद मिलेगी, काफी लोगों को जीने की एक नई आशा मिलेगी, नई किरण मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्व हिंदी संगठन के सर्वा जो है अध्यक्ष है आलोक रंजन पांडे जी है, आप बताइए सर। एक बहुत सारे लोग अभी भी चर्चा को सुन रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटे खत्म हो गए। सुशीला व्यास जी गुजरात से आप दोनों को प्रणाम कर रही हैं और लिख रही हैं कि बहुत आवश्यक विषय पर पाटिल जी आपने चर्चा की है, और संचिता जी के साहस और जज्बे को सलाम कर रही हैं। उसी तरह गरिमा जैन जी कानपुर से आप दोनों को प्रणाम कर रही हैं और कह रही हैं कि वास्तव में ये जोड़ी जो है युग युग तक जिए और आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर रमेश कुंटे जी बालापुर से आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। रिंकू बधार जी जो हैं गुजरात से आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। दिनेश पाटिल जी आप दोनों को, जीतू जी को स्पेशली प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नमस्कार जीतू जी। आरती पाठक जी छत्तीसगढ़ रायपुर से आप दोनों को प्रणाम कर रही हैं। एक सवाल लूंगा मैं, थोड़ा सा जो लोग प्रणाम कर रहे हैं उनका पहले बात कर लूं। पूजा खेरीवाल जी आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। अरविंद कुमार शुक्ला जी प्रणाम कर रहे हैं। गरिमा त्रिपाठी जी सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम लिख रही हैं। प्रियंका घिरियाल जी, मीना तेलांगने जी, बबीता काजल जी राजस्थान से लिख रही हैं कि जीवन के सच्चे अनुभव को संचिता जी ने हम सबके सामने रखा है और इनका अनुभव आंख खोलने वाला है। उसी तरह फिर दीपक पवार जी लिख रहे हैं कि बहुत सार्थक चर्चा है और इसको बार बार सुनने का मन कर रहा है और इसे हम बार बार सुनेंगे। बंगलुरु से कोयल विश्वास जी आप दोनों को प्रणाम लिख रहे हैं। खुशी पवार जी प्रणाम कर रहे हैं। फिर आप विशाल वर्मा जी आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, जितेंद्र जी को और संचिता जी को। अरविंद हराज जी आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुवाहाटी से परिस्मिता जी लिख रही हैं कि ये जो आज की चर्चा है ये इतनी सार्थक है कि इसे हम 1.25 घंटे से लगातार सुन रहे हैं और हमें कुछ भी मन कर रहा है कि अभी हम और सुनते रहें। डॉक्टर बबीता काजल जी लिख रही हैं कि संचिता जी, औरत हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर, सबको आपके जैसा ही आत्मविश्वास और सहजता होनी चाहिए। सब में कोई भी हो, औरत हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, जितना आत्मविश्वास आपके अंदर है वैसा ही आत्मविश्वास सबके अंदर होना चाहिए। रानी धागे जी आप दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। दीपिका विजयवर्गीय जी जयपुर से लिख रही हैं, संचिता जी आपके आत्मविश्वास को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संतोष कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, संचिता जी प्रकृति द्वारा मिले इस जीवन को आप अभिशाप क्यों मानती थी? तो ये सवाल आप बाद में ले लेंगी, एक दो सवाल ले लेता हूं मैं। फिर अनिल पाटिल जी नमस्कार कर रहे हैं। फिर वसुंधरा यादव जी महाराष्ट्र से ही जितेंद्र जी को प्रणाम कर रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं। संचिता जी आपको वो लिखी है, त्रिमूर्ति पाटिल जी को प्रणाम और तीनों का स्वागत। 3 पाटिल हैं यहाँ पे, तो त्रिमूर्ति पाटिल। फिर गरिमा जी लिख रही हैं, बहुत सकारात्मक सोच इतने नकारात्मक माहौल में। संचिता जी आपके लिखा इन्होंने कि इतने नकारात्मक माहौल में आप रहकर इतनी सकारात्मक सोच रही हैं और ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। प्रणीता काले जी चुप चतनता, मतलब मराठी में लिख रही हैं, क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं है तो मराठी में लिख रही हैं। फिर किरण शर्मा जी लिख रही हैं कि ये जीवन का कटु यथार्थ है संचिता जी की बात को सुनकर। अनुराग काकरे जी लिख रहे हैं, खूब मस्त आई, ये मराठी में लिखा है इन्होंने, क्योंकि मैं बहुत मराठी जानता नहीं हूँ। फिर एक सवाल है, इस सवाल को भी ले लेता हूं मैं, कि कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है, औलाद बुरी हो सकती है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, वह हमेशा उसका भला चाहती है। फिर थर्ड जेंडर होते ही औलाद को कैसे त्याग देती है? माँ की भूमिका में संचिता जी आप बताइए। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा दुनिया में
बड़ी कौन सी भी शक्ति मैं तो नहीं मानती हूँ। माँ तो माँ है, जैसा भी बच्चा हो माँ को प्यारा ही रहता है। लेकिन वो माँ भी एक ऐसी है, उसको भी समाज में ही जीना पड़ता है, तो समाज का सबसे पहले वो विचार करती है। बच्चों का तो करती है, बच्चे का भी करती है, लेकिन समाज का भी करती है। करना ही चाहिए, करना पड़ता है, क्योंकि समाज का मुख्य प्रवाह ही ऐसा है, प्रवाह ही ऐसा है। अगर उसमें गोता मारोगे तो तैरोगे, नहीं तो डूबोगे, नहीं तो फिर किनारे पे पहुंच जाओगे। ये तीनों बात बहुत बड़ा मायने रखते हैं। पहले कूदना चाहिए, गोता मारना चाहिए, गोता मारने के बाद हाथ पैर हिलाने चाहिए, जिसको जिंदगी बोलेंगे। जिंदगी जीना तो चाहिए, और जिंदगी जीते जीते जो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए माँ का तो सबसे बड़ा आशीर्वाद ही रहता है। तो माँ तो माँ होती है। और देखा जाए तो मेरे बारे में ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी हूँ करके, जिस दिन दुनिया की सब माए जिसके पेट से हम लोग जन्म लेते हैं, जैसे हिजड़ा बोल के, ट्रांसजेंडर बोल के जन्म लेते हैं, दुनिया की सब माए जब समाज का विचार छोड़ के अगर अपने बच्चे के पीछे खड़े हो जाएगी ना, तो समाज बदलने में बहुत देर नहीं लगेगी। सबसे बड़ी ताकत, अगर ईश्वरीय ताकत अगर उसके पीछे खड़ी होती है, तो समाज बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी थी, खड़ी है, वो खड़ी ही रहेंगी। जैसे समझा कि संदीप ऐसा है, और फिर मेरे पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजरने के बाद जब ऐसा समाज में ऐसी बात फैल गई कि अरे संदीप तो हिजड़ा है, अभी तो वो संचिता बोल के जी रही है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा कलंक है। तो मेरे जैसे मरने के बाद, मयत होने के बाद, अगर अंत्य संस्कार के बाद जैसे 10वीं बोलते हैं, 13वीं बोलते हैं, वो मैं ऐसी हूँ करके मेरी माँ की 13वीं 10वीं में ये समाज ने पूरी कर दी, और समाज से बाहर निकाल दिया। आज भी मेरी माँ मेरे पास ही रहती है, मैं संभालती हूँ खुद को। तो ऐसी माँ सबको मिले, ऐसा तो मुझको तो लगता है। और बाकी नहीं बोल सकती आगे ज्यादा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संचिता जी, सवाल का जवाब मिल गया है। मीना तेलांगे जी लिख रही है, खूब मस्त मामी, मतलब शायद आपके लिए या संचिता जी लिख रही होंगी वो। पिंटू पिंटू मोरे जी जीतू भाई को प्रणाम कर रहे हैं। एक सवाल है, एक ही अंतिम सवाल लूंगा। आरती पाठक जी का है, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या आपके यहाँ भी कोई सामाजिक व्यवस्था है, और है तो किस प्रकार की? संचिता जी आपसे सवाल है कि आपके यहाँ भी कोई सामाजिक व्यवस्था, इनका कहना है कि किन्नर समाज में भी कोई सामाजिक व्यवस्था है क्या? सामाजिक व्यवस्था है किन्नर सामाजिक समाज? व्यवस्था, जी जी, यदि है तो किस प्रकार की है? सामाजिक व्यवस्था तो इतनी पावरफुल तो नहीं है। जैसे हमारी वापस वही बात पे आती है बात, कि हम ऐसी जिंदगी जीते हैं, जैसे एक एक धागा बुन के जैसे साड़ी बनती है, वैसे हमारी जिंदगी है। हम ये ज्यादा सोचते नहीं कि वो समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, लेकिन समाज ने भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि लोहे के चने रहते हैं हमारी जिंदगी, जैसे लोहे के चने जैसे रहते वैसे हमारी जिंदगी रहती है। तो गुरु शिष्य परंपरा, मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ी गुरु शिष्य परंपरा है ये। जो ट्रांसजेंडर गुरु शिष्य परंपरा, जो नाथ संप्रदाय के बाद में सबसे बड़ी मानी गई है। तो जिसको अभी एक्सेप्टेशन नहीं है, ये रीत को एक्सेप्टेशन नहीं है, तो हमारी जिंदगी है तो एक लोहे के चने हैं, जिसको सिर्फ मुंह में ऐसे रख के चगलना चाहिए, चगलना, सिर्फ पानी 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 निकलना चाहिए, जिससे कोई स्वाद ही नहीं आता है, कोई टेस्ट ही नहीं है उसको, ना पेट भरेगा, ना वो खत्म हो गया जिंदगी भर। जो
कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर ये लोहे के चने चबाने गए तो जरूर हमारे दांत गिरने वाले हैं, लेकिन चने नहीं फूटेंगे। ऐसी हमारी जिंदगी है। डॉक्टर दीपा कुमारी जी केरल से लिख रही हैं कि संचिता जी, आपके जैसा आत्मविश्वास यदि स्त्रियों में आ जाए तो स्त्रियों का शोषण कोई नहीं कर सकता। तो ये केरल से लिख रही हैं। दीपक पवार जी लिख रहे हैं कि आपका प्रेम अद्वितीय है। प्रेम की सही संज्ञा को आपने परिभाषित किया है। आप दोनों को नमन। फिर मीना तंग्याल जी आगे धन्यवाद। बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद कुमार शुक्ला जी लिख रहे हैं कि अप्रतिम जोड़ा है। आप लोग, भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग का ये जोड़ा सदैव बना रहे। आद्या शर्मा जी, राधा भारद्वाज शर्मा जी आगरा से लिख रही हैं कि आप दोनों के जज्बे को सलाम। पल्लवी पाटिल जी महाराष्ट्र से ही लिख रही हैं, चौथी पाटिल, कि आपकी चर्चा निरंतर ऐसी 1-2 बार और हो तो अच्छा रहेगा। फिर डॉक्टर दीपक पवार जी लिख रहे हैं कि भारतीय समाज की मानसिकता को बदलना असंभव है। कथनी और करनी में अंतर हमेशा दिखाई देता है। फिर आगे वो लिख रहे हैं कि कोई एक उपन्यास लिख रहे हैं दीपक पवार जी। वो लिख रहे हैं कि मैं नपुंसक माँ नामक उपन्यास लिख रहा हूँ। संचिता जी, आपसे मुझे मदद चाहिए होगा, तो ये आपसे मदद चाहेंगे। नपुंसक माँ नाम से एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो वो आपकी कहानी को, आपके अनुभव को जानना चाहते हैं। उसी तरह फिर डॉक्टर परिस्मिता बडरोला जी गुवाहाटी से लिख रही हैं कि जीवन में पहली बार किन्नर समाज को पास से जानने का मौका मिला है। पाटिल सर, पाटिल मैम और पाटिल सर, मतलब तीनों पाटिल सर को और सबको एक साथ वो दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रही हैं। एक पूजा जी लिख रही हैं कि मेरी भांजी जो 8 साल की है वह भी इसे सुन रही है और बहुत ही खुश हो रही है और आपके विचारों से लाभान्वित हो रही है। फिर विदिशा शिंदे जी, मेरे माता और पिता लव यू सो मच, प्राउड ऑफ यू आई बाबा। विदिशा शिंदे जी आपको लिख रहे हैं। रिंटू वाधेर जी, औरत या पुरुष नहीं, समाज में अच्छा इंसान होना आवश्यक है, जो संचिता जी और जितेंद्र जी ने सार्थक होकर दिखाया है। आपके उद्देश्य और जज्बे को सलाम। मतलब आप दोनों सार्थक इंसान हैं, दोनों के लिए कह रहे हैं कि औरत या पुरुष कोई मतलब नहीं है, जीवन में जो सार्थक है, और आपने अपने जीवन में सार्थकता दिखाई है, आपको प्रणाम कर रहे हैं। पिंटू मोरे जी नमस्कार। जीतू पाटिल संचिता बहनी लिख रहे हैं। फिर राजेंद्र लोंडे जी, संचिता जी के विचार सुनते ही दिल कभी कभी रोने की ओर आतुर हो जा रहा है आपके विचार को सुनकर। कविता कुमारी लिख रही है, अच्छा इंसान होना जरूरी है, सब तरह से सपना होकर लोग बुरे होते हैं। ये लिख रहे हैं कि मतलब संचिता मोरे जी का कहना है कि अच्छा इंसान बहुत कम लोग मिलते हैं, जिंदगी में चारों तरफ बुरे इंसान ही लोग मिलते हैं, जो अभी आप बता रही थी। राधा भारद्वाज, वास्तव में गरिमा जैन जी, अभी लगातार लोग लिखते जा रहे हैं सफल संचालन, और संचिता जी को सुनकर मन आह्लादित हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते जा रहे हैं, हमें इतना पढ़ना असंभव नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि हम पढ़ने लेंगे तो इसी में हमारे पास 1 घंटा टाइम लग जाएगा। पाटिल सर, हम अब चूंकि संचिता मैम वो लेते हैं, समय लेते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों ने समय दिया और हम चाहेंगे कि एक बार और समय दें और लंबा समय लेकर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि आपने जिस तरह आपने बात की है, किसी को नहीं लग रहा है कि जो बातें दिल से होती है ना, आपने दिल से दिल को जोड़ा है, और ये सबसे बड़ी बात है। आपकी हर एक बातें, और जिस तरह से आपने हंसते हुए जो है ना, हर बातों को, दुख से दुख भरी बातों को आपने हंसते हुए आपने लिखा दिया। कोयल विश्वास जी ने लिखा है कि संचिता जी आप वास्तव में आप बहुत सुंदर हो, मतलब थैंक यू सो मच। आप वास्तव में बहुत सुंदर हो। और जितेंद्र जी के बारे में उन्होंने लिखा है कि जितेंद्र जी, आप दोनों की हंसी, संचिता जी और जितेंद्र जी की हंसी, ऐसे ही मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट सदा कायम रहे, आप दोनों आगे बढ़ते रहें, और पाटिल सर ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेते आए। अभी मैं बताऊं, जैसे जैसे कार्यक्रम खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। फिर हम लोग एक बार और मिलेंगे, इन पाटिल सर और टाइम लेंगे, क्योंकि अभी बातें पूरी नहीं हुई है,
सवाल जी। बहुत सारे बच गए हैं, मतलब बहुत। एक दो सवाल हम लोग भी, एक सवाल एक किरण शर्मा जी लगातार पूछते जा रही हैं, अंतिम सवाल की आप जवाब संचिता मैम दे दीजिए कि आपके समाज के मृतक संस्कार के मिथक सच है क्या? किन्नर समाज में मृतक संस्कार का कोई मिथक है क्या? ये लगातार पूछते जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि सवाल क्यों पूछ रहे हैं। किरण ओके. शर्मा जी हैं तो पाटील सरजी, मला मराठीतून सांगितलं तर मग मी ह्याच्यातून उत्तर देऊ शकते. म्हणजे जे लोक मृत्यू पावतात किन्नर समाजामधले, तर मेल्यानंतर मग त्यांना मारतात वगैरे, हे जे मिथक आहे ना, म्हणजे ही अंधश्रद्धा जी आहे, तर ते खरं आहे का ही खोटं आहे ते बिलकुल अंधश्रद्धा आहे. असं काही होत नाही आमच्यामध्ये, काही नाही असं. आमच्यामध्ये हिंदुत्व हमारे में हिंदी में बात करते, सॉरी, मराठी में आए वापस. तो हमारे में ऐसा होता नहीं है, पूरी अंधश्रद्धा है. क्या होता है कि पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर पद्धति से किसी की मैयत नहीं होती होगी. पूरा दुल्हन की तरह सजाते हैं, डोली में बिठाते हैं, हरी साड़ी, वो सब 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 दुल्हन की तरह सजा के बाद में फिर अंत्य संस्कार किए जाते हैं. ये सब पूरी ऐसी सोच है, जैसे अफवाहें आती है, नहीं इनको चप्पल से मारा जाता है, कि वापस नहीं आना है जिंदगी में, ऐसा ये जन्म वापस नहीं लेना है. मैं तो भगवान से, श्री स्वामी समर्थ महाराज जी से और माता जगदम्बे से बात यही रोज की रोज प्रार्थना करती हूँ कि हे स्वामी समर्थ महाराज, हे जगदम्बे, जब जब तू जन्म देगी ना, जब जब आप जन्म दोगे, तो सिर्फ हिजड़ा बन के जन्म देना, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, कौन सी मतलब की नहीं है, ना स्वार्थ की है, ना इसमें कुछ स्वार्थ है, ना इधर जाति पाति का विषय रहता है, ना जाति पाति रहती है, ना इधर धर्म के किसी के कोई किसी को पूछता है कि तू कौन से धर्म से आया, मैं तुझको शिष्य बना लूं या नहीं बना लूं, मैं तुझको बच्चा बना लूं या ना बना लूं. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसीलिए मुझको तो ऐसा, जब तक दुनिया है, जितनी बार जन्म मिलेगा उतनी बार मुझको टीजी बन के ही जन्म देना है भगवान ने. बस यही प्रार्थना हमेशा मैं भगवान के सामने रोज करती हूँ, एक दिन नहीं रोज करती हूँ. और जाते जाते एक गवर्नमेंट के लिए एक बात बोल रही हूँ. जो अपना शिक्षा विभाग जो है, जो पाटिल जी, पाटिल सर जी, प्लीज. नहीं, बहुत खुश है, ये जिंदगी तो बहुत खुश है. और जितेंद्र पाटिल जैसा इंसान अगर जिंदगी में आए, तो पूरी जिंदगी सोने जैसे ही बनती है. और एक सोने की चिड़िया बनने में अगर जितेंद्र पाटिल जैसे पंख लगे, तो न- पूरे क्या बोलते हैं उसको, अभी वर्ड नहीं आ रहे मुंह में, तो पूरी आजादी के साथ वो पंख लगा के घूमेंगे फिरेंगे, और जिंदगी का मजा लेंगे, समाज का मजा लेंगे, पूरी दुनिया का मजा लेंगे. और जाते जाते एक शिक्षा विभाग जो है अपना सबसे बड़ा है भारत का, महाराष्ट्र शासन और भारत सरकार को मैं एक बात बताऊंगी. आज 15 अगस्त के दिन जैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कैसे मालूम हुए, एक पाठ था उनका. छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे मालूम हुए, पाठ्यशाला में ही पाठ्य पुस्तक से मालूम हुए. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहाँ से मालूम हुए, पाठ्य पुस्तक थे. अगर हमारे बारे में एक छोटी सी कविता या छोटे सा पैराग्राफ या छोटा सा पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा पाठ्य अगर हमारे बारे में हमारा इंट्रोडक्शन करने देने वाला एखादा अगर रहेगा, तो समाज बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और बदलाव जरूर होगा. तो सोच बढ़ेगी. जैसे बोलते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा पाया है जिंदगी का. अगर वो टर्न पे शिक्षण विभाग में अगर हमारे बारे में अगर सोच के एक छोटा सा पैराग्राफ, कौन से कोई लेखक या कोई है इधर बैठे हुए राइटर बैठे हैं, तो उनको मैं बताती हूँ कि आप भी रिकमेंड करो हमारे लिए, हमारे लिए प्रशंसा करो उधर की. नहीं, इनको भी समझवा के जब स्टूडेंट को समझाएंगे कि नहीं ये भी है जिंदगी, समाज में ये भी एक ऐसा घटक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज का मुख्य प्रवाह है, उनको भी जीना है, तो मुझको तो लगता है कि जरूर बदलेगा.
और भगवान को बस यही आशा करती हूँ रोज कि मुझको कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रेस्टीज तो मिली है, जितेंद्र पाटिल जैसा भगवान मुझको मिला है, और पाटिल सर जैसे है तो बात ही कुछ अलग है। आलोक जी है जो समझ के ले रहे, समझ रहे, वो समझा रहे, दुनिया को, समाज को समझा रहे। तो आपके काम को मेरा हेड्स ऑफ है आज। तो तो बाकी बस ये चलिए, यही एक जब आप सबसे अगली बड़ी बार, आकांक्षा है। संचिता जी, जब आप अगली बार आएंगे तो हम लोग आपको अपनी स्वरचित कविता से आपका स्वागत करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 15 पीएचडी हो रहा है, जो किन्नर विमर्श पे 15 पीएचडी हो रहा है, और हम लोग निरंतर करवा रहे हैं। लेकिन अगली बार मैं पाटिल सर से निवेदन करूंगा, और मैं भी कोशिश करूंगा, जब अगली बार, क्योंकि लगातार अभी लोग लिख रहे हैं कि आपसे एक बार और बातचीत करना चाहिए हमें, तो हम जरूर अगले महीने में बातचीत एक बार और जरूर जरूर करेंगे, और जरूर बहुत जरूर। सारी बातों को लेकर करेंगे। और पाटिल सर आपके लिए कविता लिखेंगे, मैं भी कविता लिखूंगा, और आपका स्वागत हम कविता से करेंगे, और जब हम जाएंगे अंत में तो कविता से करेंगे, ये जरूर हम वादा करते हैं। और वो कविता आपके लिए होगी, आपके और जितेंद्र जी के लिए होगी, और किसी के लिए नहीं होगी, उसमें आप दोनों का नाम होगा। हम ऐसा जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी, वास्तव में आप भगवान हो। आपने ये सिद्ध कर दिया कि इंसानियत, मानवीयता, सौम्यता, सजनता की आप प्रतिमूर्ति हो। और उससे भी बड़ी बात, संचिता जी ने अपने नाम को यहाँ पर सबके सामने परिभाषित कर दिया। वास्तव में आप संचित करने लायक हो। बिल्कुल। तो सबको इतने अच्छी तरह से हमें कतई नहीं लगा, आपसे, आप जितने सभ्य तरीके से, आप जितने शिक्षित तरीके से बात कर रहे थे, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और सभ्य और शिक्षित तरीके से बात करेगा। आपको बहुत बहुत दोनों को प्रणाम और दिल से आभार। और पाटिल सर, वास्तव में आपको हैट्स ऑफ, इन दोनों महानुभावों को हैट्स ऑफ है ही कि आप सोने की चिड़िया वाली, संचिता जी को जो बता रही थी, सोने की चिड़िया की बात कर रही थी, सोने की चिड़िया वाली और सौम्य मुस्कान वाली संचिता जी से आपने हमें रूबरू कराया। दिल से आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।